आज हम लोग करने वाले हैं OMSM का पेपर सॉल्व, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको पता चलेगा कि इनमें से अगर अभी तक आपने क्लासेस ले रखी है मुझसे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी। द पेपर आई वुड से वाज नॉट very easy. I would also not say the paper was very hard, but it was solvable. आपको इसमें exemption भी मिल सकती है अगर आपका OM और SM दोनों सेक्शन अच्छे गए हैं। इस आज की क्लास में हम लोग केवल OM को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इट्स माय एरिया। ऑलराइट, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक बैच है CMA का इंटर का, वो आज से स्टार्ट हुआ है और एक न्यू बैच और है जो कि 30 जून से और स्टार्ट होने वाला है। प्लीज आइए, डेमो क्लासेस लीजिए। वी विल गिव यू फुल ऑन 100% course completion on time, along with revision, along with your doubt solving sessions and test series, model test papers. रेगुलर बेसिस में सैटरडेज को टेस्ट होते रहते हैं ताकि आपको भी पता चले कि प्रायर वीक में आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में अभी तक भी रहता है। ऑलराइट, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कपिल कॉमर्स क्लासेस से 36 लाख का पैकेज लगा है, विच इज लाइक द insane package I would say, और AIR 6BIS रिजल्ट से प्लीज कम एंड ज्वाइन। चलिए अब हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये अपन का MCQs आता है। सबसे पहले ये पेपर स्टार्ट हो जाता है जून 2025 का पेपर है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बताते हुए चलूंगी कि क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास होते हैं इसमें 7 क्वेश्चन, आपको उसमें से कितने करने होते हैं 5, तो आपको 2 जो छोड़ने हैं ना, ये भी स्ट्रैटेजिकली सोचकर छोड़ने हैं, क्योंकि अपन को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बाकी सब्जेक्ट्स में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो इससे आप ओवरकम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अपन पढ़ते हैं जून 2025 का इंटरमीडिएट का आपका जो एग्जाम हुआ था उसका OMSM का पेपर सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको OM का बताऊंगी बट MCQs पूरे बता रही हूँ। ऑलराइट, ठीक है। देखिए पहला क्या है, विद रेफरेंस टू। अच्छा, MCQ आपको कुछ छोड़ने चाहिए। मैम मुझे बहुत सारे MCQs थे, आता नहीं है, मैं इसलिए छोड़कर आया हूँ। नहीं, मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगी। यू शुड नेवर लीव MCQs because there is no negative marking. If there is negative marking then we can consider in leaving MCQs, right? There is no negative marking. गलती से तुक्के से सही हो गया 2 मार्क्स आएंगे, अपन को 15 MCQs मिलते हैं, 2-2 मार्क्स के 1 MCQ आते हैं, है ना, ठीक है। और टोटल आपका 30 मार्क्स बनता है। अगर 30 में से भी मैं लीस्ट केस बता रही हूँ, देखो अगर जैसे डायरेक्ट टैक्स वाला सब्जेक्ट या FM वाला सब्जेक्ट, उसमें 7-8 सही होना इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। इधर मैं चाहती हूँ कि 15 में से एटलीस्ट आप 10-11 तो सही करें, इट इज कंसिडर्ड वेरी नाइस। और आपके मोस्टली MCQ स्टडी मटेरियल से आए, ये सारे MCQs हमने पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। मोस्टली MCQ स्टडी मटेरियल कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाए उठाए गए हैं, सारे वैसे ही MCQs आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, with reference to operations of a manufacturing company, one of the important decision is, are we producing right things? Which one of the following is related to this? Okay, क्या हम लोग सही चीजें कर रहे हैं? भाई सही चीजें स्टॉक में पड़ा रहकर तो पता नहीं चलेगा, ना ही उसका बार बार मेंटेनेंस करवा के भी पता नहीं चलेगा, एंड लास्ट डिलीवरी करवा के भी पता नहीं चलेगा। सही चीज का पता चलेगी जब उसकी प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट होएगा। सो आई थिंक A इज द राइट आंसर, और ये अपन के बुक में भी था, ठीक है। सेकेंडली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन Where should each center be located? ये तो अपन ने पढ़ रखा है, ये तो पूरी क्लास में मैंने ली थी, एक अच्छे से अलग से सेशन पढ़ाया था। The answer is facility layout. Okay, third, application of technology or process to raw material to add use value is known as, बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। Production, ठीक है, ये तो definition है। क्या होता है, what is production? Application of technology or process to the raw material to add use value, राइट, वो होता है अपन का प्रोडक्शन। बुक के तीनों क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। अगर अच्छे से स्टडी मटेरियल करके गए हैं तो आपके तीनों क्वेश्चन सही होंगे, तीनों क्वेश्चन सही होंगे तो हमें यहाँ पे विद इन अ मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स, अगर आपने पहली बार ही नहीं पढ़ रहे, पहले आपने पढ़ रखे हैं, तो विद इन अ मिनट
आपके विद इन 30 सेकेंड्स आपने 6 मार्क्स ले लिए, कितनी अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, ये अपन का आता है एक प्रैक्टिकल, ठीक है। क्या बोल रखा है, अ स्टील प्लांट हैज अ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन्स ऑफ स्टील पर डे। ये क्या है, डिजाइन कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन्स, ठीक है। और एक्चुअल आउटपुट इतना है। अपन को क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी बताया था। अगर ई ऊपर इधर आ गया तो सामने ई इसके नीचे आएगा, नीचे इफेक्टिव होएगा, अगर उधर एफिशिएंसी तो इधर इफेक्टिव, ऊपर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट अपॉन इफेक्टिव कैपेसिटी इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट मेरे को दे रखा है 36,000 टन्स, ये मैंने लिख दिया 36,000 टन्स। इफेक्टिव कैपेसिटी मेरे को यहाँ पे दे रखी है 40,000 टन्स, मैंने यहाँ पे 40,000 टन्स भी लिख दिया, इनटू 100 कर दिया, कितना आ गया 90%। 90% इज आवर आंसर। ओके, एक और अपन के यहाँ पे अपन को प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। अपन के पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 ही प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। ये आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ रखा है, नॉट वेरी हार्ड, ओके, ठीक है। गलत हो सकता है आई वुड से, पर छोड़ना नहीं है, पर सॉल्व आराम से होगा। क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग आइटम इज बीइंग मैनेज्ड यूजिंग अ फिक्स्ड टाइम पीरियड मॉडल विद सेफ्टी स्टॉक। ओके, वीकली डिमांड कितनी है 50 यूनिट्स, रीसाइकल टाइम 3 वीक्स, और सेफ्टी स्टॉक कितना है 30 यूनिट्स। क्या पूछा है, एवरेज इन्वेंट्री टर्न्स। ध्यान दीजिए, एवरेज इन्वेंट्री टर्न्स पूछा है। उसके लिए मेरे को पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालना जरूरी है। इसके लिए पहले मेरे को एवरेज इन्वेंट्री निकालना जरूरी है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है dt अपॉन 2 प्लस SS। क्या होता है dt, d इज वीकली डिमांड, वीकली डिमांड इनटू t इज रिसाइकल टाइम डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक अपन का यहाँ पे गिवन है, तो मैंने कर दिया dt अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, मेरा आ गया 105 यूनिट। इससे मेरी आ गई एवरेज इन्वेंट्री। इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री टर्न्स कितने हैं, एवरेज इन्वेंट्री टर्न्स। अच्छा, यहाँ पे ये चीज भी दे रखी है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। और अगर मैं आंसर देखूंगी तो मेरा आंसर में क्या गिवन है, 84.2 टर्न्स पर ईयर, मतलब पर ईयर में है, ठीक है। अभी मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब अगर इन्वेंट्री टर्न निकालना है तो उसके लिए 52 वीक्स है, एवरेज इन्वेंट्री भी मेरे को पता ही है क्या है, तो 52 वीक्स इनटू एंड वीकली डिमांड, क्योंकि 52 वीक्स है, इनटू वीकली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो कि 105 अपन ऊपर निकाल के आए हैं। तो 52 इनटू 50 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू 24.76 टर्न्स पर वीक। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारा 6th वाला देखिए। 6th में क्या है, द क्वालिटी सर्कल एंड यूज ऑफ वर्क टीम्स। अच्छा, यहाँ पे वर्क टीम्स गिवन है अपन को, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। यार टीम दे रखी है, वर्क टीम दे रखी है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, और आंसर क्या होगा, वर्कर इन्वॉल्वमेंट। ऑलराइट, फिर आता है द ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड व्हेन। कब ओवर कैपेसिटी प्रेफर होती है, जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा हाई नहीं होती, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट स्टेबल होती है तो आप ओवर प्रोडक्शन करने का सोच सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रखा है दैश इज अबाउट हाउ पीपल मे बी मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिव वेज। वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि कैसे पीपल ज्यादा मोटिवेट हो कि वो ज्यादा इफेक्टिव वेज में काम करें। अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो उनमें मोटिवेशन जगती है, ठीक है। नाउ कम दैट अ डैश इज अ बिजनेस यूनिट इन अ ग्रोइंग मार्केट बट नॉट येट विद हाई मार्केट शेयर। दैट इज क्वेश्चन मार्क, बुक का क्वेश्चन है, पढ़ के आए अपन। डैश इज अ फॉर्म ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग दैट अलाउज मार्केटिंग टीम टू एसेंशियली परचेज ट्रैफिक टू वेबसाइट। वैसे तो ये उसका है SM का, लेकिन इसका आंसर पे पर क्लिक है, ठीक है। In which one of the following stages of design thinking the aim is to identify the best possible solution for each problem found? The answer is prototype. Again SM का है. Now in the scheduling function,
If critical ratio of a job is greater than 1, it implies that the job is ahead of schedule. Again बुक का दे दिया या स्कैनर के पीछे का ही होगा, कहीं का तो है, ये पढ़ रखा है अपन ने, डिस्कस भी कर चुका है अपन ने. इसका आंसर होएगा the job is ahead of schedule. ठीक है. फिर ISO associated with quality assurance in production and installation, that is ISO 9002. Okay. फिर which one of the following cannot be called a valid type of big data? तो यहाँ पे मेरे को आंसर गिवन है मेटा डेटा. ऑलराइट. एंड लास्ट SM का गिवन है the dash refers to set of managerial decision and action that determines the long term performance of an organization. सीधी सी बात है, सीधा सा है strategic management. ये भी अपन को SM का दे रखा है. ठीक है, मेटा डेटा होगा इसका. ठीक है. अब अपन चलते हैं सेक्शन बी में. ये अगर आप फर्स्ट हाफ एन आवर भी लगाते हैं ना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, हाफ, वैसे ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, आपके 2 प्रैक्टिकल है, 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स. ठीक है. बट आपके पास टाइम क्या होता है, आधा घंटा करके एक एक क्वेश्चन को दीजिए. तो मैं पूरे सेक्शन ए को आधा घंटा दूंगी. फिर सेक्शन बी के जो ये 2 क्वेश्चन है ना, मतलब एक क्वेश्चन, ये 2 में 2 पार्ट्स है, ए और बी, दोनों पार्ट कितने मार्क्स के हैं, 7 मार्क्स के. तो इसको मैं पूरा सेकंड क्वेश्चन को आधा घंटा मान के चलूंगी. जल्दी हो जाए तो आपका कोई एक ऐसा भी क्वेश्चन देता है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होएगा, तो उधर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए जो आप इस क्वेश्चन में सेव करेंगे. चलिए, पहले अपन लोग देखेंगे, चूज भी करेंगे क्या ये अपन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है. देखिए, पहला क्या बोला गया, अलाइन द मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया है. आप मेरे नोट्स खोलिए, मेजर डिसीजन एरियाज उसमें गिवन है. क्या पूछ रखा है, डिसीजन एरियाज, मैंने पढ़ा रखा है ये मेजर डिसीजन एरियाज अपन ने पढ़ रखा है. कुछ नहीं, नाम देना है, बहुत सारे नाम थे, 10 15 20 कुछ इतने नाम थे. आप 10 भी लिख देंगे मैक्सिमम आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. 15 लिखे तो बेस्ट है, 10 भी लिख देंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, क्या है, कहाँ पे देखा अपन ने, देखिए चैप्टर 1 में ही देखा है. दिखाते हैं आपको चैप्टर 1 में, और हमने पढ़ भी रखा है बहुत अच्छे से. एकदम स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई थी, हाँ, नहीं, ये देखिए कहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर स्कोप एकदम 1.1, फर्स्ट चैप्टर स्कोप में ही अपन ने पढ़ा था. यहाँ पे गिवन है मेजर डिसीजन एरियाज, ये सब अपन ने पढ़ रखा है. ये क्या था, स्कोप था, ये भी पढ़ लिया था. और फिर नीचे अपन ने देखा था कि मेजर डिसीजन एरियाज क्या होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था. राइट. ये प्रोडक्शन, प्रोडक्ट फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन, ये टोटल 14 है. आप 10 भी लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो क्या ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्या, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ये तो पक्का आ ही जाएंगे, ये तो बहुत इजी हो जाएगा. सेकंड क्या बोल रहा है, एनालाइज द 3 इंपॉर्टेंट टूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्री. ये भी पढ़ रखा है अपन ने, ये अपन ने चैप्टर 5 या 6 में पढ़ा था. ठीक है, चैप्टर 5 में पढ़ा था अपन ने. ये देखिए, देखते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सेम चीज पढ़ रखी है, सेम चीज आई है अपने पास. प्रोडक्टिविटी कंट्रोल वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने पढ़ रखा है ये. ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पेपर में,
tools which are used for increasing productivity. ये रहा tools of productivity और how to increase productivity. क्या रहा human aspect, supply of inputs, technological aspects, ये सब अपन ने पढ़ रखा है. तो क्या अपन को ये भी करना चाहिए? Of course. और यहाँ पे भी 7 मार्क्स आ जाएंगे. तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो क्या सेकंड क्वेश्चन करना चाहिए? बिल्कुल. सेकंड क्वेश्चन इज डेफिनेटली आपको करना चाहिए. अगर आपको याद है तो आप इसको विद इन 10 मिनट्स भी कर सकते हैं. अगर आपको याद नहीं है, सोचकर लिखेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, बट स्टिल दैट इज फाइन. ठीक है. थर्ड का क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. चलो 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, ये तो अपन ने पढ़ रखा है. 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल ये पढ़ रखा है. लेकिन ये एक बार 3B वाला क्वेश्चन देखिए. क्या ये क्वेश्चन आपको पूरे मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा. ये क्वेश्चन एकदम नया क्वेश्चन उठाया हुआ है. ये आपके सिलेबस के बाहर का ही क्वेश्चन है जो आपके इसमें डाल दिया है. ठीक है. तो क्या ये आपको करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको इसको लीस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए. आपके पास कुछ और नहीं है तो इसको उठाइए. तो अपन इसको भी लास्ट में ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार के लिए मैं छोड़ के चलूंगी एग्जाम में. फोर्थ पर आओ. ठीक है. फोर्थ पर आओ. अभी क्या हुआ, मैंने एमसीक्यूज देख लिया. चलो सेक्शन 30 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर दिया. 30 मार्क्स और ये तो कंपल्सरी ये करने हैं. इसके अलावा मैंने सेकंड कर लिया. कितने का अटेम्प्ट करा? 28 मार्क्स का. 14 14 28. ठीक है. टोटल 30 प्लस 28 कितने हुए? 58 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है. इसमें से 40 भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा है. इधर ही आप पास हो गए. सोचिए, है ना. अब देखिए ये कहाँ का है. टॉक्सिन Limited, a manufacturing company, has 5 jobs D, E, F, G, H and 4 machines M1, M2, M3, M4. Okay, these jobs can be processed on any 4 machine. Resulting times hours दे रखे हैं, मतलब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. वेरी विद असाइनमेंट. किसका क्वेश्चन है? असाइनमेंट का है. कंफ्यूज नहीं होना है असाइनमेंट का है या ट्रांसपोर्टेशन का है. असाइनमेंट का क्लास में सॉल्व कर रखा है. अपन ने ये सॉल्व कर रखा है. इट विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अपन ने ऑलरेडी कर रखा है. क्या पूछा है अपन से? द मैनेजर प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू असाइन द जॉब सो दैट टोटल टाइम इज मिनिमाइज, कि आपका टोटल टाइम मिनिमाइज हो जाए. डेवलप द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन एंड असिस्ट द करेस्पॉन्डिंग टोटल टाइम इन आवर्स. वेरी इजी. चलो करते हैं. सबसे पहले देखो, मेरे को ये आवर्स दे रखे हैं तो ऑलरेडी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है. मेरे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज है मेरे पास D, E, F, G, H 5. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4. क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है. मैं इसको बैलेंस करने के लिए एक M5 और बना दूंगी. ठीक है. M5 और बना दूंगी. हाँ, ये M5 और बना दिया. तो ये M4 हो गया, ये M3 हो गया, ये M2 हो गया और ये M1 हो गया. यहाँ पे मेरी जॉब आ गई D, E, F, G, H. ठीक है. अब मेरे को सबसे पहले मैं अगर रो डिडक्शन टेबल बनानी होती हूँ तो यहाँ पे मैंने M5 और बना के हर जगह 0 0 0 0 0. रो डिडक्शन टेबल मेरी क्या बनेगी? मेरी हर रो में सबसे छोटा नंबर 0 है. रो ऐसी होती है, कॉलम स्ट्रेट होता है. रो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होता है. ठीक है. अब मेरा हर रो में सबसे छोटा नंबर 0 है, तो आपको बाकी सारे नंबर्स को रो के बाकी सारे नंबर को सबसे छोटे नंबर उसी करेस्पॉन्डिंग रो से माइनस करने हैं. तो मेरे सेम ही उठकर आएंगे. अब मेरे को क्या बनाना है? कॉलम डिडक्शन टेबल बनाना है. तो मैं डायरेक्ट ही इधर कॉलम रिडक्शन टेबल ये बनाऊंगी. ठीक है. कॉलम रिडक्शन. M1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? M1 में सबसे छोटा नंबर है 4. M2 में सबसे छोटा नंबर है 4. M3 में सबसे छोटा नंबर है 5 और M4 में सबसे छोटा नंबर है 4. M5 में तो सारे ही 0 है. तो सबसे पहले तो मैंने वहां पे सबसे बढ़िया काम कर दिया, M5 में सारे 0 0 लिख दिया. अब मेरे को M4 में लिखना है ना, तो मैं M4 में लिखती हूँ. M1 ये सब माइनस करती हूँ. 8 माइनस 4 कितना हुआ? 4. ये 4 माइनस 4 0 हो गया. 9 माइनस 4 5
8 माइनस 4 4 और 11 माइनस 4 इज 7। ठीक है, ऐसे ही मैं सब पूरा सॉल्व कर दूंगी। 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 4 6। आप भी बनाइए, आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ। जो भी ये क्लासेस देख रहे हैं अभी की अभी ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा आपसे भी। ठीक है, 7 माइनस 5 2 5 3 0 5 0 5 7 2 7। ओके, रो रिडक्शन टेबल मैंने बना ली है। ठीक है, सबने बना ली, आपको भी सॉल्व करना है साथ में ही। रो रिडक्शन टेबल बन चुकी है। अब अपन लोग क्या करेंगे, लाइन ऑपरेशन। अब अपन को करनी है लाइन ऑपरेशन। मैं पिंक पेन से काटूंगी। ठीक है, लाइन ऑपरेशन सबसे पहले कहाँ पे करते हैं, जिस भी रो जिस भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होते हैं वो काटूंगी। इस रो में मैक्सिमम जीरोस है, काट दिया कहानी से बाहर। फिर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है जी में 2 है, जी वाले रो में 2 है जीरोस, और एक M2 में 2 है, तो मैं पहले जी काट देती हूँ। मैंने जी काट दिया। अब मेरा M2 में 1 है, E में 1 है, D में 1 है, तो मैं ये सारे ही काटूंगी। नहीं, D में पहले मेरे 2 है तो पहले मैंने D काटा, है ना। उसके बाद मैंने E और काट दिया। अच्छा, मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। और मेरी लाइंस कितनी बनी, मेरे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है 5 और मेरी लाइंस कितनी बनी, 1 2 3 4। दीज आर नॉट इक्वल, मतलब अभी मेरे को इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और उसमें मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था जब भी इम्प्रूव मैट्रिक्स बनता है कि अगर कुछ भी ऑनलाइन वैल्यूज है, ऑनलाइन वैल्यूज है वो तो सेम रहती है। जो भी इंटरसेक्टिंग वैल्यूज है, लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे ये वाला 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे +1 या प्लस कोई भी नंबर हो जाता है जो सबसे छोटा है। और जो भी अनकवर्ड वैल्यूज है उसमें -1 होता है। अब क्या -1 इधर मैंने लिखा है, लेकिन एक्चुअली में 1 नहीं करना, हमको माइनस वो नंबर करना है जो रिमेनिंग नंबर से सबसे छोटा है। तो इधर रिमेनिंग नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, रिमेनिंग अनकवर्ड नंबर्स जो है, जैसे ये 5 6 3 7 F वाली रो का, ठीक है, H वाली रो में जो भी अनकवर्ड वैल्यूज है उसमें सबसे छोटा नंबर मेरे को दिख रहा है 1। तो अब मैं पहले तो ये 4 और इन सबको तो सेम रखूंगी, ये 4 ये 0 ये 2 ये 0। अब ये 0 इंटरसेक्टिंग है तो इधर मैं +1 कर दूंगी। फिर इसको भी 0 3 5 7 नहीं 0 3 5, ये भी 5 होगा 5, और इधर मैं 1 कर दूंगी। ठीक है, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये अनकवर्ड है ना, ये 5 6 3 7, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 5 2 एंड 6, और ये हो जाएगा एज इट इज 0 ऑनलाइन वैल्यू है तो ये 0 एज इट इज आ जाएगी। फिर G मेरा एज इट इज रहेगा 4 0 0 2, और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग वैल्यूज है। फिर 7 - 1 6 1 - 1 0 5 - 1 4 7 - 1 6 और 0 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये मेरी बन गई इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। दिस इज इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, राइट। ये लाइन ऑपरेशन ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, आपको समझाने के लिए था। ये वही आ जाएगा M1 M2 M3 M4 और M5, और ये आ जाएगा D E F G H। अब मैं वापस से लाइन ऑपरेशन करूंगी। लाइन ऑपरेशन करूंगी तो सबसे पहले मुझे कहीं पे 3 जीरोस है क्या, 2 जीरोस वाले तो मेरे को मिल गए, 2 जीरोस वाले तो मेरे को मिल गए, 3 जीरोस वाले हैं क्या, नहीं, तो 2 जीरोस वाले ही है। ठीक है, तो मैं ये 2 0 को काट दूंगी। नहीं, ये रहा सेकंड में 2 3 0 है, तो सबसे पहले मैंने ये काट दिया।
फिर फिफ्थ वाले रो कॉलम में 2 0 है, मैंने फिफ्थ वाले को काट दिया। फिर फोर्थ वाले में 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, डी में भी 1 है, ई में भी 1 बचा है और जी, तो मैं सबको ही काट दूंगी। तो अब मेरा नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज कितने हैं? 5 और लाइंस भी 5 है, मतलब लाइन ऑपरेशन सक्सेसफुल है। मतलब ये ही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। अब मैं असाइन करूंगी। ओके, ये अपन ने कर रखा है। अब आप आगे का काम कर सकते हैं खुद। असाइन तक मैं बता देती हूँ, वहां पे एक्चुअल में असाइन तक मैं बता देती हूँ, फिर आपको ऐड ही करना है, आवर्स निकालने हैं मेन क्वेश्चन से, इधर से ही देखना है, ठीक है? तो डी ई एफ जी एच यही वैल्यूज आएगी। 4 0 4 4 6 है ना, 4 0 4 4 6 0 3 5 0 0 0 3 5 0 0 2 5 2 2 0 4 0 5 6 2 6 और लास्ट है 1 1 0 1 0। ठीक है, चले अब अपन असाइन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले असाइन करती हूँ, जहाँ पे सबसे कम है तो इधर एक ही जाएगा, ये चीज मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अगर असाइन करती हूँ तो ये मेरा क्रॉस हो जाएगा, ये मेरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं असाइन करती हूँ ये, फिर मैं असाइन करती हूँ ये और इसके करिस्पॉन्डिंग क्रॉस हो जाएगा, राइट? इसके करिस्पॉन्डिंग क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, एच में अब मैं इसको असाइन करूंगी, इसके करिस्पॉन्डिंग वाले क्रॉस हो जाएंगे और अब फाइनली एक लास्ट बचा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा? फाइनल सोल्यूशन अगर आपको निकालना है तो आपका 7 प्लस ई पे 0 आ गया, ई पे 0 आ गया, मतलब ए ये 4 M1 M2 M3 M4 M5 है ना। अब मेरे को अगर इसको असाइन करना ही है तो मैं क्या करूंगी? फाइनल आंसर अगर मेरे को निकालना है तो D और M4 है, तो D पर M4 है तो ये 4 आ गया, E पर M1 है, E पर M1 आ गया, F पर M5 है तो M5 है नहीं, F को हमको हटाना है, F को हमको कोई मशीन असाइन नहीं करनी क्योंकि F सबसे खराब काम कर रहा है। G को हमको M3 देना है तो हमने M3 दे दिया और H को M2 देना है, तो मेरा टोटल आ गया 5 5 10 10 and 4 14 14 and 4 18। ये मेरा आ गया ऑप्टिमल एंड असेस टोटल टाइम, तो टोटल टाइम भी आ गया 18 आवर्स। ठीक है, तो ये ए वाला हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत इजीली बहुत स्मूथली होगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला अपन को सॉल्व करना है, या अपन को देना ही देना है। तो यहाँ पे 7 मार्क्स पूरे आएंगे, यहाँ पे पूरे के पूरे 7 मार्क्स आएंगे, एक कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल और है, बिल्कुल सही करा है तो पूरे के पूरे 7 आएंगे। ओके, अब 7B देखिए, यहाँ पे रतुन, अपन को देखकर क्या लग रहा है भाई? फ्रीक्वेंसी है, रैंडम नंबर है, कर रखा है यार, मैम ने करवाया है, इट्स जस्ट सिमुलेशन। वेरी नाइस। ओके, सिमुलेशन क्या करूंगी मैं? डिमांड पर वीक लिख दूंगी एक जगह, चलो लिख दिया मैंने 0 5 10 15 20 25, पहला यही स्टेप होता है। फिर मैंने इसके आगे की फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है, मैंने इसके आगे की फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, 8 16 4 15 5 and 2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? इस फ्रीक्वेंसी का पहले टोटल करूंगी, तो टोटल जो भी आएगा, जो भी आपका टोटल आएगा, इससे फिर आप क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। जैसे अगर इसका टोटल, मान लो इसका टोटल आ रहा है 32, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? 8 डिवाइडेड बाय 32, या मान लो इसका टोटल 40 आ रहा है तो 8 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, तो आपकी आ जाएगी ये कुछ 0.2 करके आएगी शायद। अब आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते ही आप इससे क्या निकालते हो? रेंज। तो पहला अपन का स्टेप होता है टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड फाइंड द रेंज, और उसके
अकॉर्डिंग हम लोग इस डिमांड को डिटरमाइन करेंगे कि इस रैंडम नंबर पे ये रेंज होगी, ये अपन की डिमांड होगी, ठीक है। ओके, फिर अपन का रेंज निकल जाएगा। यहाँ तक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बार सॉल्व कराया है, वी आर नॉट सॉल्विंग हियर, ओके। फिर अपन को दे रखा है, अपन को 10 वीक के रैंडम नंबर्स गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 वीक्स के रैंडम नंबर गिवन है। आपको क्या करना है, यूजिंग द गिवन 2 डिजिट रैंडम नंबर सिमुलेट 10 वीक्स डिमांड ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स। फिर अपन को क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट टेबल क्या बनाते हैं अपन, रैंडम नंबर, ठीक है। पहले तो सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर रैंडम नंबर लिखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग अपन लोग रेंज से डिटरमाइन करके डिमांड करते हैं, ठीक है। अपन की टोटल डिमांड आ जाएगी इससे। अपन का अब पहला तो अपन ने सिमुलेशन कर लिया, यहाँ पर अपन की डिमांड निकल गई, यहाँ तक अपन का सिमुलेशन हो गया, ठीक है। अपन ने यहाँ पर सिमुलेशन कर लिया, डिमांड आ गई। अब क्या बोल रहा है, एनालाइज एवरेज डिमांड होगी। तो आपका जो टोटल डिमांड है, एवरेज डिमांड भी बोला था ना, ये टोटल जो आपने करा इसको डिवाइडेड बाय जितने भी 10 करना है, क्योंकि अपन के पास 10 रैंडम नंबर्स है। एवरेज तो ऐसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये आपका सेकंड वाले का आंसर है। तो कोई लोग यहाँ पर फर्स्ट वाला करके छोड़ देते हैं, आपने सेकंड वाला स्टेप नहीं करा तो 3.5 मार्क्स कट जाएंगे केवल इतने से स्टेप से। तो आपको ये टोटल डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे सिमुलेशन करने के बाद एवरेज भी निकाला है, तो आपके पूरे के पूरे 7 मार्क्स। क्या आपको ये करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू लीव। थ्योरी में फिर भी करते हैं, थ्योरी में अभी अगर आपका मैंने बताया टोटल 58 तक का करा, तो आपको क्या लगता है क्या पूरे 58 आएंगे, नहीं, थ्योरी में फिर भी वो काटते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करूंगे एक चीज भी काटने की वो नहीं होती। चलो 58 तक का अटेम्प्ट करा, उसमें 14 और जोड़ दो, उसमें एक मिनट, ये 28 कैसे हो गया, 30 और ये 14 हो गया, सॉरी 30 और ये भी 14 हो गया। तो यहाँ पर अपन का टोटल अभी हो गया 30, तो ऊपर एमसीक्यूज 14 सेकंड क्वेश्चन 14, फोर्थ क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 58 इधर हुआ। अब इसमें से हमको ये पता है अगर सिमुलेशन और असाइनमेंट सही करा तो 14 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें थोड़े मोड़े भी कटे, मतलब मान लो एमसीक्यूज में आपके 26 भी आ गए तो भी आप अभी तक में पास है, ठीक है, ओके। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला तो आज तक देखा ही नहीं, फिफ्थ वाला तो आज तक करा ही नहीं अपन ने। तो मैम ये कैसे नहीं करा, पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट में पढ़ाई है अपन ने, बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर का है, रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस वाले का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे मैं वापस से सॉल्व करवाती हूँ आपको, ओके। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वेरी इजी, ठीक है। चलिए अपन करते हैं। फिर क्या बोल रखा है, कोपा बंधु ऑडिटोरियम हैज बीन डेकोरेटेड विद 1000 colored light bulbs. 1000 colored light bulbs. The mortality rates of this type of bulbs have been observed pursuant to systematic study as follows. Months दे रखे हैं 1 2 3 4, परसेंट बल्ब्स फेलिंग बाय मंथ एंड, इतने परसेंट के बल्ब्स फेल हो रहे हैं एक महीने के एंड में, मतलब एक महीने के एंड में 15% फेल हो रहे हैं, दूसरे महीने के एंड में 15% फेल हो रहे हैं, तीसरे महीने के एंड में 30% बल्ब्स फेल हो रहे हैं, और चौथे महीने के एंड में 30% बल्ब्स फेल हो रहे हैं। पूरा आपको ये क्वेश्चन भी करवाया है मैंने, पूरी क्वेश्चन करवा रखा है अपन, ये क्वेश्चन बहुत बार भी करे हैं क्लास में, ठीक है। ये भी क्या करना चाहिए, 5 है तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। इतना ही पढ़ के मेरे को समझ आ जाएगा कि भाई मेरे को करना चाहिए, क्या 5 भी करना चाहिए। देखो पर्ट नेटवर्क डायग्राम बिल्कुल करना चाहिए, 5 वाला क्वेश्चन भी ऐसा है जो आप छोड़ नहीं सकते हो, ऑफ कोर्स अटेम्प्ट करना ही करना है अपन को, ठीक है। चलिए, गोपा बंधु ऑडिटोरियम ये अपन ने पढ़ लिया, इट कॉस्ट 100 रुपीज टू रिप्लेस अ फ्यूज्ड बल्ब, ओके, 100 रुपीज करते हैं। हाउएवर इफ ऑल बल्ब्स आर रिप्लेस्ड टुगेदर इट वुड कॉस्ट 40 रुपीज पर बल्ब, ठीक है। द ऑडिटोरियम मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू रिप्लेस ऑल बल्ब्स एट फिक्स्ड इंटरवल whether or not the bulbs are fused and also to continue replacing fused bulbs. Obviously अगर bulbs जैसे खराब हो जाते हैं वैसे ही उनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, सेम चीज है, पढ़ रखी है अपन ने, ठीक है।
अपन से क्या पूछा है इन लोगों ने, एनालाइज द नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स है, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की बात हुई है। एनालाइज द नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ। चलिए मैं इसका आंसर करवाती हूँ आपको। आंसर 5A, कम ऑन, विल सॉल्व इट। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे गिवन है एक्सपेक्टेड number of light bulbs, expected number of light bulbs to be replaced each month, है ना, to be replaced every month, right? ठीक है, सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे एवरेज लाइफ, ये अपन ने पढ़ रखा है, इसी तरीके से करें, एवरेज लाइफ ऑफ अ बल्ब, एक बल्ब की एवरेज लाइफ क्या है। तो देखिए 1 into 0.15, राइट, प्लस 2 into 0.15 प्लस 3 into 0.40 प्लस 4 into 0.30। ठीक है, कितना हुआ टोटल, 2.85 मंथ्स। ये एवरेज लाइफ है, ये एवरेज लाइफ है, 2.85 मंथ्स अपन की एवरेज लाइफ आ गई एक बल्ब की। ठीक है, मेरे को 1000 बल्ब की, अगर एक बल्ब की एवरेज लाइफ 2.85 मंथ्स है तो 1000 बल्ब्स की एवरेज लाइफ कितनी होगी, कितनी होगी बताइए। अगर एक बल्ब की एवरेज लाइफ 2.85 मंथ्स है, राइट, तो 1000 बल्ब की कितनी होगी, मतलब एक महीने में कितने बल्ब आप रिप्लेस करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 2.85, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, सॉल्व करिए, क्या आएगा, द आंसर वुड बी 351 बल्ब्स, द आंसर वुड बी 351 बल्ब्स। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। एनालाइज द नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ। ठीक है, अब क्या बोला है, असेस द एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या पूछा है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर अपन को इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें जाननी है, अपन को यहाँ पे गिवन है 100 रुपीज लगते हैं एक बल्ब को हट करने में, तो आप बताइए मंथली कितना खर्चा आएगा। तो मंथली कितना खर्चा आएगा, कुछ नहीं, 351 into 100, द आंसर वुड बी ₹35,100। ठीक है, द आंसर वुड बी ₹35,100। ठीक है, तो सेकंड वाला भी अपन से हो गया, है ना, सेकंड वाला भी कर लिया। अब तीसरा क्या बोल रहा है, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई एट व्हाट पीरियोडिसिटी द मैनेजमेंट ऑफ गोपा बंधु ऑडिटोरियम शुड रिप्लेस। अब अपन लोग ने ये भी जानते हैं, सबसे पहले तो अपन को ग्रुप रिप्लेसमेंट का निकालना है। अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करा तो कितना अपन का खर्चा आएगा, ग्रुप रिप्लेसमेंट करा तो कितना खर्चा आएगा। देखो सबसे पहले ये वाला जो अपन को क्वेश्चन गिवन है ना, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई एट व्हाट पीरियोडिसिटी, हमको बताना है कि 1 महीने बाद करवाना है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये पीरियोडिसिटी बताना है। ठीक है, ये बताना है, ये अपन का रिप्लेसमेंट का पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये अपन का रिप्लेसमेंट का है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन का ये यहाँ पे नहीं होएगा, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, जस्ट क्या बोल रखा है, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई एट व्हाट पीरियोडिसिटी। ठीक है, सबसे पहले अपन को निकालना होगा, इसमें अपन करते थे नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स to be replaced, number of light bulbs to be replaced every month, ये निकालते थे। अब ये कैसे निकालते थे अपन लोग, 1
पहले महीने में अपन का 15% खराब हो रहा है, ठीक है। अब 1 नहीं करेंगे इधर, वो अपन ने ऊपर कर लिया, इधर हम लोग 1000 इंटू 1.5 करेंगे। तो पहले महीने में 150 हो रहा है। दूसरे महीने में सबसे पहले तो उसमें भी 15% ही हो रहा है, तो 1000 का तो 15% का रिप्लेसमेंट करवाएंगे, प्लस 150 जो अपन लोग नए बल्ब लेकर आए हैं, क्योंकि 150 खराब हो गए, अभी नए भी हम लोग लेकर आए हैं, तो इसका भी दूसरे महीने का भी 0.15% ही है, ये देखो 0.15%, लेकिन उसको तो एक महीना लगा है, ठीक है। तो ये 1000 इंटू ये 0.15 है, और 150 इंटू ये फर्स्ट महीने का 0.15 है, ठीक है। तो इसको टोटल करा तो कितना आंसर आएगा अपन का, कैलकुलेटर इसको टोटल करा तो कितना आंसर आएगा अपन का, क्या आएगा अपन का 173। तीसरे महीने में अपन को कितना दे रखा है परसेंटेज, कितनी दे रखी है तीसरे महीने में, 40% दे रखा है। तो 1000 इंटू 0.40 प्लस ऊपर 150, उसके 2 महीने का है तो 0.15 ही हो जाएगा, और ये जो 173 है ये एक महीने का ही रह गया, तो ये 0.15 हो जाएगा। टोटल करा तो कितना आएगा, इसको टोटल करा तो ये आ जाएगा अपन का 449। और अब चौथे महीने में 1000 इंटू कितना है, 1000 इंटू 30%, 1000 इंटू 0.30 प्लस 150 इंटू 0.40 प्लस 173 इंटू 0.15 प्लस 449 इंटू 0.15। इसको टोटल करा तो अपन का आ गया है ये 454। लेकिन आंसर इधर खत्म थोड़ी ना होता है, अभी तक अपन ने निकाला ही नहीं, पीरियोडिसिटी निकाली है कि एक महीने बाद 2 महीने बाद कब अपन को रिप्लेस करना है, तो हम लोग ने ये कर रखे हैं। इसको वापस से सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन को निकालना है ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अगर ग्रुप में करवाया तो उसमें बोल रखा है कि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 40 आई है, ये देखिए ये रही 40 पर बल्ब है ना, तो ठीक है 40 इंटू 1000 हो गया, 40 इंटू 1000, तो टोटल इधर खर्चा हो गया मेरा 40,000। अब मैं एक टेबल बनाती हूँ। टेबल में सबसे पहले मंथ्स लिखते हैं अपन, फिर उसके बाद लिखते हैं अपन नंबर ऑफ बल्ब्स, उसके बाद अपन लोग इंडिविजुअल कॉस्ट लिखते हैं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फिर अपन लोग क्यूमुलेटिव कॉस्ट लिखते हैं, फिर अपन लोग टोटल कॉस्ट लिखते हैं, राइट, और कॉस्ट पर मंथ लिखते हैं, राइट। तो मंथ्स में को 1 2 3 4 नंबर ऑफ बल्ब्स पहले साल 150 हो रहे, दूसरे साल कितने हो रहे, दूसरे साल हो रहे 173, तीसरे साल हो रहे हैं मेरे 449, और लास्ट ईयर हो रहे हैं 454। इंडिविजुअल कॉस्ट 100 रुपीज है, तो 150 15,000 17,300 40,000 44,900 45,400। क्यूमुलेटिव करा तो यहाँ तो 15,000 ही आएगा, इधर 15,000 प्लस 17,300 कितना होता है, 15,000 प्लस 17,300 32,300 होता है। एक बार देख लो उसमें भी कैलकुलेटर में, फिर ये 77,200, फिर 1,22,600, ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट होती है। कैलकुलेशंस गलत नहीं करेंगे, ठीक है, उसको गलत करने की कोशिश। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दिस 15,000 प्लस ये ग्रुप रिप्लेसमेंट 40,000, तो ये 15,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 55,000। नेक्स्ट आ गया अपन का 72,300, नेक्स्ट आ गया अपन का 1,17,200, ठीक है, और फिर आ गया 1,62,600, ठीक है। अब कॉस्ट पर मंथ कितनी हुई, 55,000 डिवाइडेड बाय 1 55,000,
72,300 डिवाइडेड बाय 2 मंथ्स, तो ये हो गया 36,150, ठीक है। 1,17,200 डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, तो ये हो गया अपन का कुछ 39067 आएगा, और 1,62,600 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया कुछ 4654। मेरा सबसे कम जो फिगर लग रहा है वो आ रहा है 36,150। तो मेरे को रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए? 2 महीने के बाद, ठीक है। ये आ गया मेरा 36,150, राइट। तो मेरे को रिप्लेस अब करना कब चाहिए? व्हेन शुड आई रिप्लेस? कब करना चाहिए? अब देखो यहाँ तक कर लिया, ये थर्ड वाला भी कर लिया अपन ने। आपको बोलेगा रेकमेंड कौन सी पॉलिसी बेटर है, कौन सी पॉलिसी इकोनॉमिकल है, ग्रुप रिप्लेसमेंट करवाओ या फिर इंडिविजुअल करवाओ। इंडिविजुअल करवाए तो 35,100 का खर्चा आया, ग्रुप रिप्लेसमेंट करवाया तो हमारा खर्चा आया 36,150 का। तो ये ज्यादा बेटर है 35,100 वाला, तो मेरे को इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। मेरे को इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा आंसर है, राइट। एक में आ रहा है 35,100, एक में आ रहा है मेरा 36,150। तो ये 5A तो पूरा हो जाना चाहिए, ये 7 मार्क्स भी कहीं नहीं जा रहे, ये भी अपन के पास पूरे आ गए, ठीक है। अब देखिए बी वाला पार्ट क्या बोल रखा है, बी वाला पार्ट क्या बोल रखा है। A research and development department of Zobex is developing a power supply for console television। बुक का क्वेश्चन दे दिया, बुक का क्वेश्चन दे दिया, ये आपसे हो जाना चाहिए, या आप खुद करेंगे, या आप खुद करेंगे। आपको इतनी बार क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम आपके लिए मैं बना देती हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें आपको निकालना क्या क्या है ये चीज ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सबसे पहले तो एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है और बताना है सारे के सारे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स। इधर अगर आपसे क्रिटिकल पार्ट नहीं पूछे हैं, सारे पार्ट पूछे, तो आपको सारे पार्ट लिखकर आने हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपन क्रिटिकल पार्ट लिखकर आ गए, नहीं, आपको सारे पार्ट्स लिखकर आने हैं। अब अगर आप ये करेंगे तो सबसे पहले 1 से 2 एक्टिविटी जा रही है, ठीक है, ये एक्टिविटी का नाम है ए। फिर 1 से 3 एक्टिविटी भी हो रही है, ये एक्टिविटी का नाम है बी। ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, सी का ए है, सी का ए है, ठीक है, और डी का भी ए है, ठीक है, सी का ए है और डी का भी ए है। मैं ऐसे ले लेती हूँ, है ना, ऐसे ले लेती हूँ। 2 से 3 ये सी हो गया और ये डी हो गया। डी क्या है? 2 से 4 ये सब प्रेडिसेसर आ गए। अब 3 से 4 कौन सा हो गया? इसका बी और सी है, बिल्कुल इसका बी और सी है, ये हो गया मेरा ई, और ये 4 से 5 ये हो गया मेरा एफ। ये मेरा नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब आपको क्रिटिकल पाथ, ये ड्यूरेशन अपन को दे ही रखी है 1628, आप इससे सारे पाथ्स निकाल दोगे। पहला पाथ क्या बनेगा? ए डी एफ, दूसरा पाथ बनेगा ए सी ई एफ, और तीसरा बनेगा बी ई एफ। ये 3 पार्ट बनेंगे। अब आपको बता दें कि टाइमिंग किसमें ज्यादा लग रही है, जिसमें भी ज्यादा टाइमिंग है वो अपन का क्रिटिकल पार्ट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर अपन को निकालना है असेस द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और अपन ने 3 पार्ट्स निकाले। एक में मैक्सिमम टाइम आया, जिसमें मैक्सिमम टाइम आए वो तो क्रिटिकल पार्ट है, और जिसमें मिनिमम टाइम आए वो आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है इन्होंने टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट अवेलेबल ऑन ईच एक्टिविटी। टोटल फ्लोट, ठीक है। अब अगर अपन को टोटल फ्लोट निकालना है तो इसमें कौन कौन सी चीजें निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले हमको इसमें कर देते हैं E1 निकालना है, फिर E2 निकालना है, फिर E3 निकालना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, अपन की E की वैल्यूज भी जो होती है ना वो 2 आती है, वो 2 आती है। तो अपन को E में तो निकालना है विच एवर इज हायर, और जब अपन L निकालते हैं तो उसमें अपन को देखना पड़ता है विच एवर इज लोअर। पढ़ के आया ये, ठीक है। तो अपन को E1 निकालना है, E2 ऐसे करते करते E5 निकालना है, वैसे ही अपन को L5 L4 ये भी निकालना है। फिर अपन को टोटल फ्लोट निकालना है ना, उसके पहले अपन को 4 चीजें निकालनी है। EST अर्ली स्टार्ट टाइम, EFT अर्ली फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम LFT, और लेट स्टार्ट टाइम LST।
ये चारों चीजें निकालिए। अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता था, वैल्यू ऑफ ई एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे 1 से 2 अगर एक एक्टिविटी है तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, ये 1 हुआ, इसमें E1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। और EFT क्या होता है, EST प्लस ड्यूरेशन, वो ये वाली ड्यूरेशन होगी, ये अपन का आ जाएगा। वैसे ही LFT होता है वैल्यू ऑफ L एट एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे 1 से 2 एक्टिविटी है तो 2 एंड पॉइंट है, इस पे L2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी अपन ने देखा है, तो ये LFT भी निकल जाएगी। फिर आ जाता है अपन का LST, वो नॉर्मली LFT माइनस ये ही ड्यूरेशन हो जाती है। तो टोटल फ्लोट अब अगर अभी अपन का सॉल्व नहीं हुआ है, अभी अपन ने EFT निकालना है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ है। टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं, LFT माइनस EFT या फिर LST माइनस EST, दोनों में से कुछ भी कर दो, आंसर सेम आएगा। एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। फ्री फ्लोट निकलता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, और इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक टाइम एट एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। ये चीज याद रखना, इंडिपेंडेंट है मतलब एंड पॉइंट है, और फ्री फ्लोट है मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, और स्लैक क्या होता है, अर्ली टाइम, और मतलब ये E1 और L1 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है उसको आप टोटल फ्लोट में से माइनस करोगे। तो ये चार चीजें हो जानी चाहिए, ये 7 नंबर भी कहीं नहीं जा रहे। पहले अपन के टोटल कितने हो रहे थे, 58 मार्क्स बन रहे थे, 58 में 14 और जोड़ दीजिए, 58 में 14 और हो जाने चाहिए, क्योंकि ये भी एकदम टोटल है। अभी तक अपन ने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, 72 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, एग्जामिनेशन से भी ऊपर आ गए हो भैया, इतने में ही हो गया अपन का, तो जिसमें अपन ने एक चॉइस में निकाला भी है, ठीक है। और अपन का यहाँ केवल और केवल OM का सेशन अपन ने करा है, केवल और केवल, और उसमें 72। अब अगर 72 में से भी अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं, नॉट बैड। और अभी अपन का अब पूरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूरे SM के हैं, ये 6, 7 और 8 अपन का SM के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो आपको SM के टीचर्स डिस्कस करेगी, अपन ने OM डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आपसे पूरी उम्मीदें हैं हमारी, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, और जिन्होंने भी मुझसे क्लासेस ले रखी है, आपको पहले खुद को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह समझो। देखो अगर आप इस लेवल का कर पा रहे हो तो आप ये सोचिए कि जब आप एक्चुअली में पेपर देने बैठेंगे तो ये आपको कितनी हेल्प करेगा। OM को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसलिए बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो इसको एंड में करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी वजह से आपको और सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स मिलते हैं, आपकी रैंक बनती है, वो यही सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। आज हमने केवल जिसमें एक क्वेश्चन अपन ने निकाला है, अब आप SM में से, मैंने बोला एक क्वेश्चन OM में से निकाल लो, 2 वो 60 मार्क्स का आता है, स्टिल आप एक क्वेश्चन निकाल दो, एक क्वेश्चन अब आप SM में से निकालिए। अब आप अगर एक क्वेश्चन SM में से एलिमिनेट भी करें अपनी मर्जी का, फिर भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द सेशन। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए, हम लोग आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। मैं आपको बता दूं हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जून से, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, हर तरीके की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन एंड हैव अ नाइस डे।